हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करते हैं HMPV वायरस के बारे में। ह्यूमन मेटा निम्यूनो वायरस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है जो निमोनिया कोज करता है। निमोनिया का जो टारगेट ऑर्गन होता है वे लंग्स होते हैं, तो ये लंग्स को इफेक्ट करता है जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये 2025 में हाल फिलहाल में इंडिया में आया चाइना से। ये एक म्यूटेंट फॉर्म है, यानी कि एक चेंज फॉर्म है कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस की तरह ही ये इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ये इतना डेंजरस नहीं होता जितना डेंजरस कोरोना वायरस था। तो इसके बारे में आज हम समझते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या इससे हमें खतरा है और कितने इसके इंडिया में अभी तक के केस हैं। HMPV वायरस जो ट्रांसमिट होता है वो नॉर्मली जैसे कफ और कोल्ड ट्रांसमिट होते हैं एक से दूसरे व्यक्ति में, इसी तरह से ये ट्रांसमिट होता है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो सकता है या कंटामिनेटेड कोई भी सरफेस हो जहां हम छींकने के बाद किसी भी डोर को हाथ लगाते हैं या रुमाल को या किसी भी ऐसे सबस्टांस को या सरफेस को जिसे दूसरा व्यक्ति टच करता है, उसके थ्रू ये फैल सकता है। उसमें स्कूल्स भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, डे केयर्स भी हो सकते हैं, ओल्ड एज होम भी हो सकते हैं। तो इनके थ्रू ये फैलता है, यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये ज़्यादा जल्दी से फैलता है। सेकेंडली, जो ह्यूमन मेटानिम्यूनो वायरस होता है ये रेस्पिरेटरी पैथोजन होता है। रेस्पिरेटरी मतलब जो सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये सांस लेने वाले रास्ते को इफेक्ट करता है। तो इसे हम क्लिनिकली या पब्लिक हेल्थ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि हम इसे सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया था उसे 2001 में सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ, यानी कि इसकी जो सबसे पहले पहचान हुई वो 2001 में हुई। और इसकी आबादी में इसकी उपस्थिति 1950 के दशक से है, यानी कि 1950 के टाइम से ये एविडेंस है इसकी कि ये प्रेजेंट है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो मैंने भी बताया आपको कि ये 1950 से इसके मिलने के एविडेंस है प्रेजेंट ह्यूमन पॉपुलेशन में। 2001 में ये फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था नीदरलैंड में। 2001 में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई हुआ नीदरलैंड में डॉक्टर रॉन फाउचर के द्वारा और डॉक्टर बर्नेटी वॉन डेन होगन के द्वारा। ये इसका जो करंट स्टेटस है, 2002 और 2004 में HMPV वायरस आउटब्रेक हुआ था और रिपोर्टेड हुआ था कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। सबसे पहले कहाँ पर आया? US यानी कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। 2025 में ये वायरस प्रेजेंट हुआ ग्लोबली, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इसका पता लगा। रिसेंटली इसकी जो रिपोर्ट्स मिली वो चाइना और इंडिया में मिली। जो सबसे पहले इसकी रिपोर्ट्स मिली है, जो हमें पता लगा है, तो वो चाइना और इंडिया में पता लगा है। चाइना क्या है? एक्सपेंड है सर्च इन HMPV। सर्च का मतलब होता है HMP वायरस को फैलाता है, यानी कि इसके यहाँ पर फैलता है। दिसंबर 2024 प्राइमरी अफेक्ट हुए चिल्ड्रन जो ह्यूमन पॉपुलेशन में हॉस्पिटल्स थे उनमें अफेक्टेड हुए। इंडिया में ये जो रिपोर्टेड हुआ 2 केसेस के हुए बेंगलुरु में यानी कि जनवरी 6, 2025 में। तो ये इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर इसका हिंदी वर्जन दिया हुआ है जो मैंने समझाया। 2050 में ये सबसे पहले इसके आबादी में मतलब मिलने के एविडेंस थे। 2001 में डॉक्टर रॉन फ्यूचर और बर्नेट वैन ह्यूगन ने से नीदरलैंड में सबसे पहले इसकी पहचान हुई। 2002-2004 में ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मिला। 2025 में ये चीन और भारत में मिला। चीन में 2024 में मिला दिसंबर में, और उसके बाद 6 जनवरी 2025 को बेंगलोर में इसके 2 केस रिपोर्टेड हुए जिनकी पहचान हो पाई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसकी स्ट्रक्चर है। तो इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर हम डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक स्मॉल ग्लाइकोप्रोटीन है, स्मॉल हाइड्रोफोबिक प्रोटीन है। इसके ऊपर जो वायरस की इवेनलफ है, मैट्रिक्स है, फ्यूजन प्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन और फॉस्फेट है। इसमें एक पॉलीमरेज चेन है, एक न्यूक्लिक एसिड है। पॉलीमरेज चेन को यहाँ दिखाया हुआ है। ये कंप्लीट वेरियोन्स है। वेरियोन्स क्या होते हैं? वायरस से भी छोटे प्रोटीन कण होते हैं जो RNA के बने हुए होते हैं, यानी कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो RNA होता है। तो ये इसका डायग्राम के थ्रू आपको समझाया हुआ है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होंगे? HMPV जो प्राइमरी ट्रांसमिट होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है, बाय
कफिंग या स्नेजिंग, जब कोई खांसता है या छींकता है तो उसकी ड्रॉपलेट्स क्या होती है, हाथ पे लग जाती है, तो उससे अगर हम दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो उससे फैल सकता है। 3 से 6 फीट के बीच में क्या कर सकता है, ये अफेक्टेड करता है पर्सन को, यानी कि अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है तो उससे 6 फीट तक दूर ही रहे। इसका इंक्रीज होने का चांसेस होता है। ट्रांसमिशन का इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी ये फैल सकता है। जब हम किसी कंटामिनेटेड सरफेस को या किसी भी डोर बेल को या हॉस्पिटल में वॉल को हम टच करते हैं तो वो दूसरे के द्वारा टच करने पर फैल सकता है। तो ये ट्रांसमिट हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट से भी और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी। इसे बचा किस तरह से जा सकता है, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करना, जल्दी जल्दी से हैंड वॉश करने चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, क्लोज कॉन्टैक्ट जिसके साथ है वो उसे अवॉइड करना चाहिए, हैंडशेक वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, किसी के रुमाल को यूज़ नहीं करना चाहिए, आइसोलेट कर देना चाहिए, जो इन्फेक्टेड पर्सन से उसे अलग रख देना चाहिए, पीपीई किट का यूज़ करना चाहिए, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसमें मास्क और ग्लव्स होते हैं उसे यूज़ करना चाहिए, क्लीन और डिसइंफेक्ट सरफेस रखना चाहिए, प्लेंटी और रेस्ट और पानी ज़्यादा लेना चाहिए, फिजिकली एक्सरसाइज करनी चाहिए यानी कि एक्टिव रहना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बच सकते हैं HMP वायरस से। मास्क पहनने चाहिए, फिजिकली डिस्टेंस होनी चाहिए, यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, और हैंड सैनिटाइज करने चाहिए। डायग्राम के थ्रू यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिखाया हुआ है। जब ड्रॉपलेट स्नीजिंग हुई तो जो क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है तो उस पर ड्रॉपलेट्स जाती है, वह ड्रॉपलेट जब हाथ पे टच होगी तो क्लोज कॉन्टैक्ट से जाएगी। डोर वगैरह पे अगर वायरस है जो स्नेजिंग हो रही है वो उसे टच करता है तो दूसरे व्यक्ति को इनडायरेक्ट टच, ये यहाँ पर इनडायरेक्ट टच है और ये डायरेक्ट टच है, तो इनके द्वारा फैल सकता है। हाई रिस्क ग्रुप कौन हो सकता है, हाई रिस्क ग्रुप है चिल्ड्रन जिनकी 5 ईयर या 2 ईयर से कम एज है, 5 ईयर से 2 ईयर के बीच में जिनकी एज है या उससे कम है, तो उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उनमें ज़्यादा चांसेस है रिस्क होने के ज़्यादा चांसेस है। ओल्डर एज जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, 65 एज के बाद इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो उनमें ज़्यादा चांसेस है होने के। जिनका इम्यूनिटी ज़्यादा वीक हो, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनमें HIV, कैंसर या इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन लेते हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। इम्यून सिस्टम को सेपरेशन करने के लिए ऐसे लोगों को दी जाती है जिन्हें ऑटोइम्यून डिजीज़ हो या फिर किसी ने अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया हो, तो ऐसे पेशेंट को हम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन देते हैं, तो उन्हें भी ये इफेक्ट कर सकता है। क्रोनिक लंग डिजीज़ हो, क्योंकि इसका टारगेट ऑर्गन लंग्स होता है और कोई पहले से ही लंग इन्फेक्टेड है, तो ऐसे पर्सन को ज़्यादा चांसेस है होने के। उसमें आते हैं अस्थमा, COPD और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये लंग्स की डिजीज़ है, तो उन्हें ज़्यादा चांसेस है। प्रेग्नेंट वुमन जिनका 3rd सेमेस्टर चल रहा हो, तो ऐसे पेशेंट को होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उस टाइम उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, चेंज करता है। तो हाई रिस्क ग्रुप जो है उसमें चिल्ड्रंस आएंगे, ओल्ड एज आएंगे, या इम्यूनो सप्रेसिव इंडिविजुअल आएंगे जिनमें लंग डिजीज़ है, वे पेशेंट आएंगे। हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, केयर दे सकते हैं, तो बेड रेस्ट देना चाहिए, कंप्लीट ट्रीटमेंट देना चाहिए, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। अगर फीवर है तो फीवर की टैबलेट देनी चाहिए, पैरासीटामोल, पेन है तो पेन की टैबलेट देनी चाहिए, क्योंकि इसकी कोई डिजीज़ की कोई मेडिसिन तो नहीं है, क्योंकि वायरल डिजीज़ है तो वायरल डिजीज़ की कोई मेडिसिन नहीं बनी हुई है। तो हमें सिम्टोमेटिक, अगर किसी को दर्द है तो एनाल्जेसिक देनी चाहिए, फीवर है तो एंटीबायोटिक, ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन इनहेल करनी चाहिए, या फिर ज़्यादा सीरियस है तो उसे ICU में या वेंटिलेशन पर लेना चाहिए। एंटीवायरल ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं अगर हमारे पास प्रेजेंट हो, तो रिबाविरिन एक एंटीवायरल मेडिकेशन है जो HMP सीवियर केस को हैंडल कर सकती है या ठीक कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन में हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, RT-PCR कर सकते हैं। CT स्कैन यहाँ पर चेस्ट का ही होगा, क्योंकि इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो चेस्ट ही होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, सबसे पहले एसिम्टोमेटिक होंगे, यानी कि कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। माइल्ड सिस्टम आ सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स हो सकते हैं, रनी नोज हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, माइल्ड कफ हो सकता है, लो डिग्री फीवर हो सकता है, यानी कि नाक बहना, चेस्ट में खिंचावट होना, खांसी, हल्की खांसी होना, हल्का सा फीवर होना। मॉडरेट सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स उसमें होंगे, ब्रोंकाइटिस होगी, निमोनिया हो सकता है, विनीजिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, तो ये हो सकते हैं। इसमें सीवियर सिम्टम्स क्या आएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स फेल हो जाए, सांस ना आए, ऑक्सीजन की कमी से किसी ऑर्गन की डेथ हो जाए, सीवियर थकान हो, डिहाइड्रेशन हो,
तो ये चीज़ें क्लिनिकल फीचर्स है, इसमें सिम्टम्स भी आएंगे और एसिम्टोमेटिक भी होगा। यहाँ सिम्टम्स डायग्राम के थ्रू दिखाए गए हैं। कफ हो सकता है, फीवर हो सकता है, सोर थ्रोट यानी कि गले में इन्फेक्शन हो सकता है, रनी नोज हो सकते हैं, नोज स्टफी हो सकती है, डिसएप्निया हो सकता है, थकान बहुत ज़्यादा होगी। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। भारत की अगर बात करें कंडीशन की, तो भारत में जो HMP वायरस है वो सर्दी, जैसे जैसे हमारे यहाँ पर सर्दी होती है तो उसके लक्षण नॉर्मल खांसी जुकाम के होते हैं, तो वही लक्षण इसके सेम लक्षण होते हैं। 2001 में इसकी सबसे पहले पहचान हुई थी सर्दियों में और बसंत मौसम में। जनवरी 10, 2025 में भारत में इसमें कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कम से कम 9 मामले मिले, यानी कि 9 केस मिले। स्वास्थ्य अधिकारी ने बारीकी से इसकी निगरानी की तो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए। तो अभी अभी गुजरात के साबरकांडा जिले के 8 वर्षीय लड़के को HMPV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें गुजरात के कुछ मामलों की संख्या 3 हो गई, यानी कि गुजरात में जो कुल मामले हैं वो 3 हो गए हैं। तो ये कंडीशन है इंडिया में।